जीएस प्लेनेट ऐप पर आप सभी का स्वागत है। आरपीएससी की नई सीरीज में मैं जोगेंद्र चौधरी आप सभी के लिए जो लेकर आ रहा हूं, जो एसएसटी की नई सीरीज लेकर आ रहे हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये जीएस प्लेनेट के लिए एक के द्वारा आपके लिए, विशेषकर जो स्कूल व्याख्याता जो बनना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो इसके इच्छुक हैं, उन सभी अभ्यर्थियों के लिए हम जो नई सीरीज शुरू करने वाले हैं वो है आरपीएससी सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर की एसएसटी से संबंधित। तो ये जो सामाजिक जो विज्ञान है, जो एसएसटी है, ये सीरीज है आपके लिए बहुत ही ज्यादा कॉस्टली भी नहीं है और बहुत ही हिदायती भी है ये। तो मैं आपको थोड़ा सा इसमें क्लियर कर देता हूं कि जो ये बैच हमने जो रखा था वो 10,000 रुपए का रखा था, लेकिन इस बैच को हम 10,000 में नए आपको प्रोवाइड करवा के सिर्फ और मात्र कितना करेंगे, ओनली 2050 जो है 500 जो है उस 2500 रुपए में ही आपको क्या करवाया जा रहा है, उपलब्ध करवाया जा रहा है। और ये जो बैच है एसएसटी का जीएस प्लेनेट के रूप से कंटिन्यू लाइव जो बैच जो दिया जाएगा, ये आपको 25 अक्टूबर से लाइव कर दिया जाएगा आपके सामने। दिल्ली एसएसटी के लिए 2 क्लास आपको प्रोवाइड होंगी और लाइव क्लास के माध्यम से जो भी विद्यार्थी क्लास जो लाइव लेगा वो हमसे सीधा डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है या जुड़ सकता है। अगर किसी भी विद्यार्थी को इस बैच से या एसएसटी का जो भी बैच या सेकंड पेपर से किसी भी प्रकार की अगर जानकारी प्राप्त करनी है, या हमारे जीएस प्लेनेट ऐप की या हमारे जीएस प्लेनेट यूट्यूब जो चैनल है उसकी जान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आपको प्राप्त करनी है, तो आप हमारे इस नंबर से 9929786377 पर आप कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। सामाजिक विज्ञान या एसएसटी से संबंधित जो भी पेपर है, प्रीवियस जो पेपर है या कि जो इससे संबंधित जो रणनीति है, कौन सी बुक हम पढ़े, तो इन सभी की जानकारी आप हमसे इस नंबर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी जो क्लास जो रहेगी, वो क्लास जो है वो रहेगी आपकी एटमॉस्फेयर के ऊपर। तो आज हम जो कवर करने वाले हैं वो एटमॉस्फेयर को कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका जो एटमॉस्फेयर है वो वास्तव में क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, ये जानेंगे। फिर दूसरी बात ये जानेंगे कि जो एटमॉस्फेयर है इसका हमारे लिए या पृथ्वी के लिए कितना महत्वपूर्ण है या इसका क्या महत्व है, इसके महत्व के बारे में समझेंगे। तीसरी बात हम ये करेंगे कि जो एटमॉस्फेयर या वायुमंडल है ये किस प्रकार से बना है, किन किन से तत्वों से को शामिल करके बनाया गया है, तो उन एक एक तत्वों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो इसमें हम इसका जो है संगठन की बात करेंगे, तो यानी कि जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन के बारे में हम चर्चा करते हुए चलेंगे। तो आज की जो हमारी जो ये वीडियो रहेगी, तो चलिए जरा देखते हैं इसको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, ये वास्तव में होता क्या है, ये होता क्या है एटमॉस्फेयर या हम वायुमंडल किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, ये गैसों का मिश्रण होता है। क्या होता है, एक मैं बात करूं कि मिश्रण है ना, ये मिश्रण जो होता है ये असमांगी गैसों का मिश्रण होता है। असमांगी, आप अगर इसकी डेफिनेशन में देखोगे तो डेफिनेशन है कि एटमॉस्फेयर है जो पृथ्वी के ऊपर जो असमांगी गैसों का मिश्रण जो है पाया जाता है, असमांगी मिश्रण, असमांगी गैसों का जो मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। क्या है, गैसों का मिश्रण है। असमांगी गैसों का लिया गया है। असमांगी का मतलब जो भी गैसें जो है, गैसों का जो मिश्रण है, कई प्रकार के मिश्रण का तो मतलब होगा कि मिक्सचर, जो अनेक के जो गैसें हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं कि N2 हो गया है, S2 हो गया है, या मैं O2 हो गया है, या फिर मैं बात करूं कि ऑर्गन हो गया है ना, या मैं बात करूं कि
जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हो गया। तो ये अनेकों जो गैसों का जो मिश्रण है, लेकिन असमांगी है, समांगी नहीं है। असमांगी का मतलब होता है कि असमान मात्रा में है, ये सभी की सभी समान नहीं है, कि इनका जो परसेंटेज है या इनका जो अनुपात है वो अनुपात बराबर नहीं पाया जाता है, समान नहीं पाया जाता है। तो इसलिए जो हम वायुमंडल को जो परिभाषित जो करते हैं वो किस रूप में करते हैं कि असमांगी गैसों का मिश्रण है। और फिर ये क्या करता है कि जो हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर आवर्त के रूप में या हम कहें कि ये पृथ्वी को चारों ओर या ढके हुए है, क्या किए हुए हैं, पृथ्वी को ढके हुए है आवर्त के रूप में, है ना। तो ये दूसरा जो अगर आवर्त के रूप में है या ढके हुए है, ये गैसें हैं, ये असमांगी मिश्रण है, तो फिर किस प्रकार से इसका चारों तरफ आवर्त के रूप में फैला हुआ है ये, है ना। तो ये मैं कहूं कि ये जो है, ये पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण जो बल है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या है, ये आपका आवर्त है किसके चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर, या पृथ्वी को गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से ढके हुए है। किससे ढका हुआ है, तो असमांगी गैसों का जो मिश्रण है उससे ढका हुआ है। तो यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं कि विभिन्न प्रकार की असमांगी गैसों का मिश्रण है ये। क्लियर हुआ इतनी बात? क्या है, विभिन्न प्रकार की असमांगी गैसों का मिश्रण है, जो हमारे लिए या पृथ्वी के लिए बहुत महत्वपूर्ण घटक है ये, क्योंकि ये प्राकृतिक पर्यावरण की अगर हम बात करें तथा हम ये बात करें कि जीवमंडलीय जो है, पारिस्थितिक जो तंत्र है, उनके लिए एक महत्वपूर्ण घटक है वायुमंडल। तो इसलिए ये क्या बन जाता है, पृथ्वी के लिए एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। क्या बन जाता है, महत्वपूर्ण घटक बन जाता है। अगर मैप की तरह देखें कि के माध्यम से अगर हम देखें इसको, तो आपको ये देखने को मिलेगा जैसे कि ये वाला जो है, ये मान लीजिए आपका धरातल है, ये क्या है आपका, ये आपका क्या है, ये आपका धरातल है, और धरातल के ऊपर यहाँ पे ये क्या है, आपके वृक्ष पाए जाते हैं। क्या है, वृक्ष है, कहीं पर ऊंचे पर्वत है। तो ये पृथ्वी के धरातल जो है, धरातल के चारों तरफ ऐसे फैला हुआ है, ये क्या है, ये आपका वायुमंडल है, ये आपका क्या हो गया, धरातल हो गया, धरातल हो गया। और यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये सूर्य जो है, ये जो आपका जो सूर्य है, और ये आपका क्या हो गया, वायुमंडल हो गया। ये क्या हो गया, वायुमंडल हो गया, है ना। तो ये जो अगर मैं इसकी बात करूंगा, ये तो ये क्या है कि ये वायुमंडल है, और ये इसमें क्या पाई जाती हैं, अनेकों प्रकार की क्या पाई जाती हैं, गैसें पाई जाती हैं। या फिर हम का बात करें कि धूल कण जो है, धूल कण है, या एरोसोल की बात करूं तो एरोसोल जो है, एरोसोल भी इसमें पाए जाते हैं। या फिर मैं ये बात करूं कि इसमें आपको देखने को मिलेगा कि वाटर व्योपोर भी मिलेगा, यानी कि जल वाष्प भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये इन सभी घटकों से मिलकर बना हुआ है, ये वायुमंडल है ये। और ये आवर्त में या आवर्त सारणी में बना हुआ, अर्धवर्त के रूप में फैला हुआ है। तो इसी को बोला गया है कि आवर्त के रूप में ढका हुआ है, बना हुआ है, किसमें, आवर्त के रूप में। चारों ओर क्या है, ये फैला हुआ है, चारों ओर फैला हुआ है, या ये मैं कहूं कि ढका हुआ है। क्या है, पृथ्वी की जो है वो ढकी हुई है, किससे, गैसों से। और ये इसमें असमांगी गैसें हैं, क्योंकि जल वाष्प को भी एक गैस के रूप में ही शामिल पढ़ा जाता है। इसमें जो धूल कण है, एरोसोल है, उनका भी अपना महत्व है, तो उनको भी गैस के रूप में ही शामिल के रूप में ही पढ़ा जाता है। तो इन सभी को मिलाकर बोला गया है कि असमांगी गैसों का मिश्रण, असमांगी गैसों का मिश्रण बोला गया है। क्या बोला गया है, असमांगी गैसों का मिश्रण बोला गया है इसको। तो ये आपका जो है वायुमंडल है, क्योंकि ये यहां पर जो भी अगर आपको यहां पर इकोसिस्टम जो मिलेगा, या जो नेचुरल जो एनवायरमेंट है, उसके लिए वायुमंडल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वास्तव में अगर हम देखेंगे तो वायुमंडल क्या है, ये विभिन्न प्रकार की असमांगी गैसों का क्या है, मिश्रण है ना। इससे अगर हम महत्व की बात करें तो या किस लिए महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तो
तो ये क्यों महत्वपूर्ण है? महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें तो इसी से अगर हम बात करें वायुमंडल से, तो जल की प्राप्ति होती है। किससे? किसकी प्राप्ति होती है? जल की प्राप्ति होती है। दूसरी बात अगर मैं इसमें कहूं कि ये इसी से उष्मा, पृथ्वी को उष्मा की प्राप्ति होती है। किसकी प्राप्ति होती है? पृथ्वी को उष्मा की प्राप्ति होती है। अगर मैं तीसरी बात करूं अगर इसमें, तो जो विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं उनमें से जैसे कि O2 जो है वो हमारे लिए श्वसन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात दहन की प्रक्रिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए गैसों की भी हमें यहीं से प्राप्ति होती है। तो विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, गैसों की भी क्या होती है? हमें प्राप्ति होती है ये। तो इसका महत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इसी से हमें जल, उष्मा, है ना, उष्मा या गैसों की जो प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि जो अगर वायु जो मंडल है ये एक पृथ्वी के लिए ग्लास हाउस का कार्य करता है। किसके रूप में काम करता है ये ग्लास हाउस के रूप में काम करता है ये पृथ्वी के लिए। ग्लास हाउस, ग्लास हाउस के रूप में क्या करता है? ये कार्य करता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो सामान्य जो तापमान है, औसत जो तापमान है, वो औसत तापमान को मेंटेन करके रखता है। ये औसत जो तापमान है, औसत तापमान को संतुलित बनाए रखता है। ये संतुलित रखता है या बनाए रखता है, क्योंकि जो औसत जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस जो पृथ्वी का औसत तापमान है, ये हमारे लिए जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है या मानव है या जो भी जीव जंतु है या इकोसिस्टम है, उन सभी के लिए क्या है? ये महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए ये क्या करता है? इसका एक महत्व हमारे लिए क्या बन जाता है? क्यों महत्वपूर्ण बन जाता है? क्योंकि ये ग्लास हाउस का भी एक तरह से कार्य करता है। अगर हम देखें तो ये जो पृथ्वी का जो उष्मा जो बजट है, पृथ्वी का उष्मा जो बजट है, यानी कि जिसको बोला जाता है हीट बजट, हीट बजट है, उसको भी क्या करके रखता है? ये संतुलित करके रखता है या संतुलित बनाए रखता है, बनाए रखता है। ये हीट बजट को भी क्या करता है? ये संतुलित बनाए रखता है। क्योंकि इसमें वायुमंडल में कुछ ऐसी जो गैसें हैं जो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी जो किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट जो किरणें हैं, उनको अवशोषित कर दी जाती हैं या वायुमंडल के द्वारा कुछ मात्रा में उसको परावर्तित कर दी जाती हैं। अगर वो हमारी पृथ्वी तक पहुंचेंगी तो वो मानवीय कारक के ऊपर या जीव जंतु के ऊपर या पर्यावरण के ऊपर एक नेगेटिव, नकारात्मक जो प्रभाव डालती हैं। तो इसलिए ये जो है ये उष्मा बजट को भी नियंत्रित करके रखता है या संतुलित करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। इसलिए ये हमारे लिए क्या बन जाता है? महत्वपूर्ण बन जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं कि तो वायुमंडल के कारण ही अगर पृथ्वी के ऊपर मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, है ना, मौसमी घटनाएं जो बनती हैं वो किसके कारण बनती हैं? वो वायुमंडल के कारण ही बनती है। या जलवायु की जो क्रियाएं जो होती हैं वो भी किसके कारण होती हैं? वायुमंडल के कारण ही होती हैं। तो इसीलिए ये हमारे लिए क्या बन जाता है? महत्वपूर्ण बन जाता है। तो एक नजर हम फिर से देखते हैं कि ये हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है इतना। तो अगर हम देखें कि तो इसमें क्यों है? क्योंकि इसीलिए है कि वायुमंडल के द्वारा ही पृथ्वी के ऊपर जल की प्राप्ति होती है, वायुमंडल के द्वारा ही पृथ्वी के ऊपर उष्मा की प्राप्ति होती है, और इस वायुमंडल के द्वारा ही पृथ्वी के ऊपर हमें वालों या पारिस्थितिकी जो तंत्र है या जो जीव जंतु है, एक श्वसन के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है तो वो गैस के रूप में शामिल होती है। तो वो गैसों की जो प्राप्ति होती है उसका कारण भी क्या बनता है? वायुमंडल ही बनता है। सबसे महत्वपूर्ण की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये क्या है कि ये आपका जो है ग्लास हाउस की तरह कार्य करता है। क्यों? क्योंकि ये जो पृथ्वी का जो औसत एवरेज जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करके रखता है, जो कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है। कितना है? 15 डिग्री सेल्सियस है।
नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मौसमी जो घटनाएं घटित होती हैं, जैसे कि बादल जो बनते हैं, बादल बनना, वर्षण होना, है ना, ये सभी संघनन होना, ये सभी जो क्रियाएं हैं ये वायुमंडल के होने के कारण ही पृथ्वी के ऊपर घटित हो पाती हैं, अन्यथा असंभव है। उष्मा बजट का जो है संतुलित जो बनाए रखता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें जो आती हैं उनमें से कुछ जो है कुछ मात्रा में ही पृथ्वी तक पहुंच पाती हैं, बाकी की जो वायुमंडल के द्वारा या वायुमंडल में जो भी घटनाएं जो घटित होती हैं, जैसे कि बादल बनना है या जलवाष्प है या धूलकण है, तो इनके द्वारा या तो अवशोषित कर ली जाती हैं या परावर्तित कर दी जाती है, जिससे जो हमारा जो पृथ्वी का है हीट बजट है वो मेंटेन रहता है, एक कंट्रोल में रहता है। तो इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम बात करते हैं इसके ऊपर, अगला जो है ये हमारे लिए जो वायुमंडल का जो संगठन है, वायुमंडल का जो संगठन है, वायुमंडल का संगठन एटमॉस्फेयर ऑफ कंपोजिशन। तो कैसे बनता है, अगर मैं ये बात करूं यहां पे, तो वायुमंडल का जो निर्माण है या संगठन है वो कैसे बनता है। तो वायुमंडल का जो संगठन है वो 3 तत्वों के ऊपर आधारित है। 3 तत्वों को मिलाकर, कितने तत्वों को, 3 तत्वों को मिलाकर जो है, 3 तत्वों को मिलाकर इसका संगठन होता है। तो 3 तत्व कौन कौन से हैं, उनमें से अगर मैं बात करूं, एक हमें वायुमंडल क्रिएट करना है या वायुमंडल बनाना है, तो उसमें क्या क्या हमें कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होगी। तो उनमें से एक आपको तत्व जो है रहेगा वो कौन सा रहेगा, गैसें। गैसें, विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं उनकी आवश्यकता रहेगी। दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जलवाष्प है, यानी कि इसको अगर मैं बात करूं कि वाटर वेपर है, वाटर वेपर है, उसकी आवश्यकता रहेगी। तो ये भी एक संगठन है या घटक है या तत्व है इसके लिए। या फिर ये मैं बात करूं कि एरोसोल है, एरोसोल जो है, एरोसोल एरोसोल है, उसकी आवश्यकता रहेगी हमें। तो ये जो 3 घटक हैं या ये 3 तत्व हैं, ये तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वायुमंडल का। और ये क्या कहलाते हैं, संगठन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगठन कहलाते हैं। क्यों, इनका अपना वायुमंडल में अपना अपना महत्व है। तो वो चलिए वो देखते हैं कि इनका अपना अपना क्या महत्व है। तो इनमें से जो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं, गैसें कोई एक नहीं है, विभिन्न प्रकार की गैसें यहां पे पाई जाती हैं। तो वायुमंडल निर्माण में विभिन्न प्रकार की गैसों का योगदान है। विभिन्न प्रकार की गैसों का योगदान है, कोई एक गैस से नहीं बना है, गैसों का योगदान है। इनका जो भी जो गैसें यहां पर आपको देखने को मिलेगी, उनका अपना एक एक महत्व है, एक एक गैस का अपना अपना महत्व होता है। और इसमें वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की जो गैसें पाई जाती हैं, उनमें हम देखेंगे कि कौन सी जो गैस है वो कितनी मात्रा में है या कितने अनुपात में पाई जाती है। तो पहली बात तो यह है कि आपके लिए स्टेटमेंट के लिए जो बन के आएगा, ये आएगा कि वायुमंडल में गैसों का अनुपात असमान पाया जाता है। पहला आपका जो पाया जाता है, पहला स्टेटमेंट है वो यही बन के आएगा। तो ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि गैसें तो अनेकों जो गैसें पाई जाती हैं, लेकिन उनका जो अनुपात है, रेशियो है, या मैं बात करूं कि परसेंटेज की बात करूं या परसेंटेज के रूप में लेके, तो वो असमान रूप से है। सभी का ये ऐसे नहीं है कि सभी जो गैसें हैं
वो 20% में पाई जाती है, ऐसा नहीं है। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, ये तो मतलब कि समान अनुपात हो गया आपके लिए। तो पहला स्टेटमेंट ये कि असमान अनुपात में जो है, ध्यान रखना, गैसों का अनुपात असमान पाया जाता है। दूसरे बात मैं ये बात करूं कि जो गैसें जो हैं यहां पर, गैसों की अगर मैं यहां पे बात करूं तो यहां पे जो भी गैसें जो हैं उनमें से अगर बात करूं तो इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ये आपका दूसरा स्टेटमेंट है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि जो नाइट्रोजन जो है उसकी जो मात्रा है वो सर्वाधिक है। वायुमंडल की बात हो रही है, वायुमंडल की बात हो रही है सर्वाधिक मात्रा में। तो इसकी जगह आपके पास दूसरी गैस भी रखा जा सकता है। मान लीजिए कि ऐसी यहां पे रख दिया O2 है, तो O2 की मात्रा वायुमंडल में O2 की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तब आपका जब कथन है वो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक जो पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। कौन सी? नाइट्रोजन पाई जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूं इसका, तीसरा जो स्टेटमेंट है इसमें वायुमंडल में स्थायी तथा अस्थायी गैसों का मिश्रण पाया जाता है, मिश्रण पाया जाता है। क्या ये कथन सही है? यानी कि मैं इसको ये बोलूं कि जो ये वाली जो गैस है, स्थायी गैस है, इसको बोला जाता है कि अपरिवर्तनकारी है ना। क्या बोला जाता है? अपरिवर्तनकारी। या इसको बोला जाता है परिवर्तनकारी, यानी कि परिवर्तनशील है, जिनका जो उत्पन्न भी होती हैं तो उनका विनाश भी होता है। जो गैसें बनती भी हैं तो खत्म भी होती हैं, समाप्त भी होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल समाप्त हो जाए, ऐसा नहीं है। या अस्थायी का मतलब होता है कि उनकी जो मात्रा है वो उतनी ही बनी रहनी आवश्यकता है। यानी कि अगर मैं ये बात करूं 20.95% अगर O2 है तो ये पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में इतनी मात्रा इसकी आवश्यकता है। तो ये इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये परिवर्तनशील नहीं होनी चाहिए, अपरिवर्तनशील होनी जरूरी है। तो इसलिए ऑक्सीजन जो है वो किस में आ जाएगी? स्थायी में आ जाएगी। जबकि जो CO2 जो है, CO2 की जो मात्रा है वो परिवर्तनशील होती जाती है ना, होती रहती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि वर्तमान समय की अगर हम बात करेंगे तो ग्लोबल जो वार्मिंग जो हो रहा है वो CO2 के कारण हो रहा है, क्योंकि उसकी मात्रा है दिन प्रतिदिन है वायुमंडल में, उसकी मात्रा क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है। तो इसीलिए जो CO2 जो है वो किस में आ जाएगी? आपकी अस्थायी में आ जाएगी। तो कुछ जो गैसें हैं, जैसे कि मैं अगर यहां पे बात करूं कि स्थायी गैसें हैं, स्थायी गैसों की अगर मैं बात करूं यहां पे, स्थायी गैसें जैसे कि मैं बात करूं कि N2 है, यानी कि आपकी जो नाइट्रोजन है वो एक स्थायी में आती है। दूसरा अगर मैं यहां पे बात करूं कि O2 जो है वो ऑक्सीजन है, वो भी किस में आती है? वो स्थायी गैस में आती है। और जलवाष्प है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं कि वाटर वेपोर है, वो भी किस में आता है? स्थायी गैसों में आता है। ये इन्हीं को बोला जाता है अपरिवर्तनशील गैसें, या इसी को बोला जाता है अपरिवर्तनीय, या इसी को क्या बोला जाता है? अपरिवर्तनीय गैसें, क्योंकि इनकी मात्रा है समान रूप से बने रहने चाहिए, या इनका जो अनुपात है, इनके अनुपात में किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। तो ये सभी जो गैसें हैं ये कौन सी गैसें हैं? परमानेंट गैसें बोल सकते हो आप, या इनको
या आप इनको अपरिवर्तनशील जो गैसें हैं उनमें इसको शामिल कर सकते हो। इसमें ये जो जल वाष्प है, ये जल वाष्प नहीं आएगा, इसमें ऑर्गन कर लीजिएगा, ऑर्गन आएगा। कौन सा? ऑर्गन। ठीक है, तो अब आपसे जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो किस तरीके से पूछा जाएगा, इसमें से सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जो बच्चों का ज्यादातर जो है वो ध्यान नहीं रहता है ना, ध्यान नहीं रहता है कि किस प्रकार का किस लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे सामान्य रूप से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन देके कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परिवर्तनशील गैस है ना, या परिवर्तनशील गैस है, परिवर्तनशील गैस है। ठीक, कौन सी इसमें परिवर्तनशील गैस है? इसमें आपके पास ऑप्शन दे दिया N2, बी ऑप्शन आपके दे दिया H2, और तीसरा जो है इसमें आपका ऑप्शन दे दिया O2, और डी आपका ऑप्शन दे दिया ऑर्गन। ये आपके पास ऑप्शन दे दिए, और ये पूछ लिया गया कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परिवर्तनशील गैस पूछी गई है ना, कौन सी परिवर्तनशील, जो जिसको हम बोलते हैं अस्थायी गैस, तो उनमें से आपकी कौन सी आ जाएगी? H2 है, वो क्या हो जाएगी इसमें परिवर्तनशील में शामिल हो जाएगी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन। ठीक है, क्या बोला जाता है? हाइड्रोजन बोला जाता है। तो इस तरीके जो का लेवल है ये आपके पास, ये सामान्य बेसिक जो लेवल रहेगा, कुछ ज्यादा मतलब कि लेवल वाली बात नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो ये हमने इसकी कुछ जो गैसें हैं ये देखी हैं कि ये विशेषताएं हैं इसकी गैसों की, जो वायुमंडल में आपके से के लिए क्वेश्चन बन के आएगा आरपीसी में, ऐसे इन कथनों से कथन के रूप में क्वेश्चन बन के आएगा। दूसरी बात ये मैं तो जो स्थायी जो गैसें जो होती हैं इन्हीं को वायुमंडल की प्राथमिक गैसें बोला जाता है या प्रथम गैस बोला जाता है, इन्हीं को बोला जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि अस्थायी जो गैसें होती हैं उनमें कौन कौन सी गैसें शामिल की जाती हैं, है ना। तो दूसरा जो अगर हम बात करें इसमें स्थायी गैसें कौन कौन सी हैं, तो वो देखिएगा स्थायी गैसें कौन सी हैं। स्थायी गैसें, पहला जो बात यह है कि स्थायी गैसें हैं इन्हीं को वायुमंडल की दूसरी गैसें बोला जाता है ना, दूसरे स्तर की गैसें, दूसरे स्तर की गैसें बोला जाता है इन्हीं को। इन्हीं क्योंकि इनका जो वायुमंडल में जो अनुपात जो पाया जाता है, अनुपात पाया जाता है वो स्थायी नहीं पाया जाता है। तो यानी कि इनका जो अनुपात मिलेगा आपको, अनुपात अस्थायी मिलेगा। क्या मिलेगा? अनुपात अस्थायी मिलेगा। अस्थायी का मतलब है कि यहां पर जैसे कि अगर हम बात करें यहां पे, तो यहां पे जो 0.3% है आपकी CO2 पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 0.3% जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये जो गैसें है ये कभी आपकी 3.4%, 0.4% भी हो सकती है, या 0.5% हो गया है, तो इसको हम इसी को बोलते हैं अनुपात अस्थायी है। या वायुमंडल में इन गैसों का क्या मिलेगा आपको? अनुपात अस्थायी मिलेगा। या दूसरे स्तर की जो है या सेकेंडरी जो लेवल की जो गैसें हैं वो शामिल की जाती हैं, इन्हीं को परिवर्तनशील गैसें बोला जाता है। इन्हीं को क्या बोला जाता है? परिवर्तनशील गैसें बोला जाता है। परिवर्तनशील गैसें बोला जाता है क्योंकि इनका जो है अनुपात में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है, बदलाव आता रहता है, कभी कम हुई कभी ज्यादा हुई। तो इसीलिए इन गैसों को क्या बोल दिया गया है? परिवर्तनशील गैसें बोल दिया जाता है। तो अब इसमें कौन कौन से जो गैसें हैं वो शामिल की जाती हैं, तो इसमें सबसे पहले मैं ये रखूं कि
जल वाष्प है। जल वाष्प जो है वो कैसी है, तो ध्यान रखना, इसको बोला जाता है वाटर व्योपोर। क्या बोला जाता है, वाटर व्योपोर बोला जाता है। तो ये परिवर्तनशील गैस है वायुमंडल की। किस प्रकार की गैस है, परिवर्तनशील गैस है। दूसरा, इसमें अगर ये बात करूं कि जो CO2 है, H2 है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, रेडोन है, ये गैसें कैसी हैं, ये सारी की सभी गैसें क्या है, परिवर्तनशील हैं या अस्थायी गैसें या दूसरे स्तर की गैसें हैं। कैसी हैं, दूसरे स्तर की गैसें हैं। इन्हीं में और भी अगर हम ऐड करके करना चाहो तो आप कर सकते हो, जैसे कि जो CH4 है, मीथेन जो गैस है, जैसे कि आपकी ओजोन है, O3 है, ये भी वायुमंडल की अस्थायी गैसों में दूसरे लेवल की जो है, दूसरे सेकेंडरी जो लेवल की गैसें हैं उनमें शामिल की जाती है। या आप इसमें से लिख सकते हो कि हीलियम जो है, हीलियम को भी आप शामिल कर सकते हो अगर आप इसमें रखना चाहो तो, और भी ज्यादा नॉलेज के लिए। या फिर मैं ये बात करूं कि अगर दूसरा है, एक आपने देखा होगा कि नियोन जो गैस है वो भी इसी में शामिल होती है। तो ये कुछ जो गैसें हैं जो आपसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें परिवर्तनशील है या कौन सी जो गैसें हैं वो परिवर्तनशील में शामिल नहीं है ना। तो कुछ इस तरीके से, तो इसके लिए आपको ये कुछ जो गैसें हैं इनको ध्यान रखना, इनका ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा। और कौन सी जो स्थायी गैसें हैं, कौन सी अस्थायी गैसें हैं, तो इनका अगर आप रखोगे तो आपका क्वेश्चन श्योरली करेक्ट हो सकता है, सही हो सकता है। तो ये कुछ अस्थायी जो गैसें हैं। अब हम करते हैं कि जो एक एक जो गैस है इनका वायुमंडल में क्या महत्व है और इनका कितना परसेंटेज है, अनुपात है, साथ वो भी देख लेते हैं। तो मैं पहले आपको एक इनबॉक्स बना देता हूं कि कौन सी जो गैसें हैं कितनी मात्रा में पाई जाती हैं। तो उन सभी को देखते हैं हम, कौन सी गैसें हैं। तो इसमें वायुमंडल में गैसों की जो मात्रा है, मात्रा का अनुपात, इसमें हम प्रतिशत में देखेंगे। किस में देखेंगे, प्रतिशत में देखेंगे। तो सर्वाधिक जो मात्रा की अगर मैं बात करूं तो वो कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन है। कौन सी है, नाइट्रोजन है। और उसकी जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, तो 0.08% है इसकी मात्रा है। वो कितनी है वायुमंडल में, 78.08% है, या लगभग 78% आप इसको मान सकते हो। दूसरी जो सर्वाधिक जो मात्रा में जो गैस जो पाई जाती है वो है आपकी O2, जिसको बोला जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है, और इसकी जो मात्रा है वो कितनी पाई जाती है, 20.95 जो प्रतिशत है। लगभग आपको इसको लिख सकते हो 21%। कितना, 21%। तो वायुमंडल में जो गैसों में जो दूसरी सर्वाधिक मात्रा में वायुमंडल की बात हो रही है, वैसे अगर मैं बात कहूं कि भूपट्टी की बात करें तो भूपट्टी जो है आपकी, भूपट्टी में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो भूपट्टी में सर्वाधिक पाई जाती है गैस, सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है ये वाली गैस है ये। वैसे वायु यहां पर जो 20.95 जो परसेंटेज है ये वायुमंडल की बात कर रहा है, एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा घुमा के अगर पूछा जाएगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में की जगह अगर आप ये रखेगा कि भूपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि वो क्रस्ट की बात कर रहा है, क्रस्ट की बात कर रहा है, तो उसमें आपकी आ जाएगी O2। अगर एटमॉस्फेयर की बात कर रहा है तो एटमॉस्फेयर में आपकी जो है सर्वाधिक मात्रा में है वो कौन सी आ जाएगी, नाइट्रोजन आ जाएगी। तीसरे नंबर पर जो सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाती है वो आपकी कौन सी पाई जाती है, ऑर्गन पाई जाती है।
और ऑर्गन का जो अनुपात है प्रतिशत में वो कौन सा कितना है 0.93% है। कितना है 0.93% है। अगर उसके बाद में ये तीसरी सर्वाधिक गैस पाई जाती है, ये तीसरी सर्वाधिक गैस पाई जाती है। इनके बारे में हम एक एक को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो अभी इनका अनुपात है मात्रा में वही लिख रहे हैं हम। इसके बाद जो सर्वाधिक जो मात्रा में पाई जाती है चौथे नंबर पे वो CO2 है, जिसको बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाई ऑक्साइड है, जिसका परसेंटेज की बात करूं 0.0338% है। कितना है 0.3038% मात्रा में CO2 पाए जाती है। इसका भी हम देखेंगे कि किसका क्या महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए कितनी जीवन के लिए कितनी सही है और कितनी गलत है। इसकी मात्रा अगर ज्यादा बढ़ जाएगी तो क्या इफेक्ट होगा, अगर कम होगी तो क्या इफेक्ट होगा, इन सभी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो चार महत्वपूर्ण जो गैसें हैं वो ये है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है और CO2 है। इनका क्वेश्चन जो बन के आएगा वो क्रम पूछा जाएगा, क्रम में कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसों का क्रम क्या है। तो या तो आपसे पूछा जाएगा कि गैसों के नाम रख दिए जाएंगे आपके सामने चार ऑप्शनों में, अलग अलग इनके स्थान जो हैं, स्थान इनके अलग अलग रहेंगे। या फिर आपको पूछा जाएगा कि जो परसेंटेज है, परसेंटेज के हिसाब से पूछ लिया जाएगा कि सर्वाधिक मात्रा में गैसें जो पाई जाती हैं उनका प्रतिशत के अनुसार क्रम बताइएगा। तो सबसे ज्यादा जो है वो कौन सी है, नाइट्रोजन है। तो इसका परसेंटेज आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो चार गैसों का परसेंटेज तो आपको याद करना अति आवश्यक है। इसके अलावा और भी देखें तो कौन कौन सी जो गैसें हैं, तो उनमें से अगर मैं बताऊं कि आपको जैसे कि O2 O3 है, वो भी पाई जाती है, जिसको बोला जाता है ओजोन बोला जाता है। इसके अलावा क्रिप्टोन है, क्रिप्टोन की भी वायुमंडल में इसका भी कुछ अनुपात में ये पाई जाती है। जिनोन है, जिनोन जिसको रेंजर्स स्ट्रेंजर जो गैस बोलते हैं, जिनोन। इसके अलावा अगर ये मैं बात करूं कि नियोन जो गैस है, नियोन भी वायुमंडल में पाई जाती है और रेडोन भी है। रेडोन को ध्यान रखना, ये आपके वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये आपका क्वेश्चन बनने वाली गैस है, क्योंकि ये सामान्यतः पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी जो गैस है वो वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। तो उसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए, रेडोन का होना चाहिए। तो आपको ये भी अंदाजा होना चाहिए कि क्वेश्चन जो आरपीसी जो है वो क्वेश्चन कहां से और किस तरह के जो निकाल के लेकर आता है, किस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने रखेगा। तो अपने आप में क्वेश्चन जो करना है या क्वेश्चन क्रिएट करना है, साथ ही साथ जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तो उसमें आप भी साथ साथ क्वेश्चन क्रिएट करते हुए जाइएगा, आपका जो है सफलता जरूर मिलेगी इसमें। तो ये विभिन्न प्रकार की जो गैसें हैं ये यहाँ पर वायुमंडल में उपस्थित है। तो चार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो गैसें हैं उनका प्रतिशत आपको याद रखना जरूरी है। तो चलिए अब हम एक एक गैस को देखते हैं कि एक कौन सी गैस का कितना क्या महत्व है वायुमंडल के लिए या हमारे लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले जो गैस है, मैं यहाँ पे गैस जो है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन जो गैस है इसकी जो मात्रा है ये वायुमंडल में सर्वाधिक है। वायुमंडल में क्या है इसकी मात्रा, वायुमंडल में सर्वाधिक है। क्या है ये, सर्वाधिक मात्रा में। दूसरा ये है कि ये जो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये वायुमंडल में क्यों रहना आवश्यक है, ये इसलिए है क्योंकि ऑक्सीजन के दहन की जो प्रक्रिया है, जो तेज जो होती है उसको मंद करके रखती है ये, है ना। तो यानी कि ये मैं ये कहूं कि O2 की दहन क्रिया को
दहन क्रिया को मंद करती है। क्या करती है? मंद करती है। अगर नाइट्रोजन नहीं होगी तो ऑक्सीजन जो है वो जो जलाने में जो सहायक होती है, तो सभी जो वस्तुएं इतनी तेजी से जलेंगी, इतनी तेजी से चलेंगी कि आपको अनेक उसको बचाने का समय भी नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए नाइट्रोजन का होना बहुत जरूरी है। जहां पर ऑक्सीजन रहेगी वहां पर क्या रहेगा? इसका नाइट्रोजन का होना आवश्यक है। तो इसलिए वो जो दहन क्रिया है O2 की, उसको मंद करने में जो सहयोग जो करती है वो कौन सी गैस करती है? नाइट्रोजन करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये एक कम सक्रिय गैस है। क्या है ये? कम सक्रिय गैस है। ये सक्रिय गैस नहीं है, ये एक्टिव गैस नहीं है, बहुत कम सक्रिय गैस है। तो इसीलिए ये ऑक्सीजन को क्या करती है? दहन की जो प्रक्रिया या जलने की जो क्रिया है उसको क्या करती है? ये स्लो करके रखती है, मंद करके रखती है। दूसरी बात ये करूं कि ये नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन भोजन का मुख्य अंग है। क्या है? नाइट्रोजन जो है भोजन का मुख्य अंग है। भोजन का मुख्य अंग है नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि इसी से प्रोटीन का निर्माण होता है। किसका? प्रोटीन का निर्माण। प्रोटीन का निर्माण होता है नाइट्रोजन से ही होता है। किसके रूप में होता है? तो ध्यान रखना, कौन सी प्रोटीन जो बनती है इसे? तो इससे जो प्रोटीन जो बनती है वो बनती है एमिनो एसिड बनती है। कौन सी बनती है? एमिनो एसिड। तो प्रोटीन जो बनती है एमिनो एसिड, प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो नाइट्रोजन से ही होता है वायुमंडल में। तो इसलिए भोजन का मुख्य अंग यही है, नाइट्रोजन। तो इसीलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। अगला जो इसकी जो मुख्य विशेषता की अगर मैं यहां पे बात करूं, ये जो वायुमंडल में है, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन जो है वो जो भी पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं इसको सीधा डायरेक्टली ग्रहण नहीं करते हैं, सीधा ग्रहण नहीं करते हैं। तो किसके रूप में करते हैं ये? तो ध्यान रखना, ये नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। किसके रूप में करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, है ना। किसके रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो आपके जो दलहन वाले जो पौधे होते हैं ना, दलहन वाले पौधे, उनके नीचे जड़ों में कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो उसमें जो राइजोबियम है वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और फिर उसके माध्यम से जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। तो पौधे सीधा जो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन है उसको डायरेक्टली ग्रहण नहीं करते हैं। ये आपके लिए स्टेटमेंट बनेगा, कथन बनकर आएगा। तो इसको ध्यान रखना, सीधा ग्रहण नहीं करते हैं वायुमंडल से। क्योंकि जो लेगुमिनियस जो पौधे होते हैं, दलहनी जो पौधे होते हैं, वो नाइट्रेट को उसका दूसरे रूप में परिवर्तन करते हैं। और वैसे अगर मैं बात करता हूं कि जो नाइट्रोजन जो है वो वायुमंडल में 7 रूपों में पाई जाती है। वायुमंडल में 7 रूपों में पाई जाती है, 7 रूपों में पाई जाती है ये। जैसे कि अमोनिया हो गया, वो भी नाइट्रोजन ही है। दूसरा अगर मैं बात करूं कि ये नाइट्रेट है, ये भी इसी में, नाइट्रिस ऑक्साइड है, ये भी इसी में, नाइट्रिस है, ये भी इसी में है। ये इसी के रूप हैं नाइट्रोजन के। तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो कितने रूपों में उपस्थित है? तो हमें 7 रूपों में मिलेगी। कितने रूपों में मिलेगी? 7 रूपों में मिलेगी। दूसरा बात यह है कि जो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है वो किसके द्वारा कैसे संतुलित होता है? तो वो नाइट्रोजन चक्कर के द्वारा संतुलित होता है। किसके द्वारा होता है? वायुमंडल में नाइट्रोजन जो गैस है वो नाइट्रोजन चक्कर के रूप में, नाइट्रोजन चक्कर के द्वारा संतुलित होती है, जिसको बोला जाता है
नाइट्रोजन साइकिल के द्वारा क्या होती है, संतुलित होती है, वायुमंडल में अपने आप बनती है, घटती है ना। तो इसलिए नाइट्रोजन सर्कल के द्वारा वायुमंडल में ये संतुलित होती है। तो इसलिए नाइट्रोजन का होना हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, यो हमने देखा। सबसे अहम बात यह है कि जो O2 है, जो श्वसन की जो प्रक्रिया है या जलने में जो सहायक होती है O2, तो उसकी जो जलने की जो क्षमता है, जो गति है, वो उसको क्या कर देती है, मंद करती है। तो इसलिए दूसरा, अगर हम गैस की बात करें, यहाँ पे O2 जो गैस है, दूसरी जो सर्वाधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है, O2 है। इसी को ऑक्सीजन जो है, ये किसी को प्राणदायी गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राणदायी गैस। प्राणदायी गैस है ये। प्राणदायी क्यों है, क्योंकि ये जो श्वसन की जो प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया है, की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो सांस वगैरह लेते हैं तो उसके लिए हम इसी के द्वारा जीवित हैं, O2 के लिए ही जीवित हैं। तो इसलिए इसी गैस को, O2 को क्या बोला जाता है, प्राणदायी गैस बोला जाता है। दूसरा, अगर इसकी भी विशेषता की बात करूं, यहाँ पे ये जो वायुमंडल की दूसरी सर्वाधिक है, कौन सी है, वायुमंडल की दूसरी सर्वाधिक गैस है ये, दूसरी सर्वाधिक गैस है ये मात्रा में। अभी देखा हमने कि जो इसका परसेंटेज जो पाया जाता है वो 20.95% पाया जाता है। तो वायुमंडल में उपस्थित दूसरी सर्वाधिक गैस कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, O2 हो जाएगी। तीसरी बात ध्यान रखना, ये रासायनिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। रासायनिक दृष्टि से अत्यधिक सक्रिय गैस है ये। कैसी है, अत्यधिक सक्रिय गैस है ये, अत्यधिक सक्रिय गैस है ये। क्योंकि जो भी वस्तुएं जो जलती हैं वो O2 की उपस्थिति में ही जलती हैं। अगर O2 की उपस्थिति नहीं होगी तो कोई भी किसी भी प्रकार की जो वस्तु है वो जल नहीं पाएगी। आपने देखा होगा कि जो जंगल जो होते हैं, जंगलों में जो आग जो लगती है, जंगलों में आग जो लगती है, आग क्यों लगती है, किसके कारण लगती है, तो ये इसलिए लगती है क्योंकि पेड़ पौधे ज्यादा वहां पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण वहां पे सर्वाधिक मात्रा में जो रिलीज जो होती है, रिलीज जो गैस होती है वो कौन सी होती है, आपकी O2 होती है। और आपस में जब हवाएं चलती है, जो टहनियां हैं, टहनियां आपस में जब रगड़ती हैं एक दूसरे के सारे, तो घर्षण जो होता है, और घर्षण के कारण क्या होती है, चिंगारियां उत्पन्न होती हैं। तो उसके कारण जो क्या है कि जंगलों में आग लग जाती है। तो उसका लगने का कारण क्या है, क्यों, तो कौन सी गैस के कारण लगती है, तो अत्यधिक O2 के कारण क्या होती है, वहां पे आग, जंगलों में आग लगती है। आपने देखा होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया में है, हम देखते हैं कि हर गर्मियों के मौसम में वहां पर कोई ना एक जो जंगल है वो आग के हवाले हो जाता है। तो उसका वजह क्या है होने का, वहां पे आग, जंगलों में आग लगने का कारण वजह क्या होता है, तो ऑस्ट्रेलिया में O2 जो जंगल है वहां पे O2 की मात्रा क्या है, सर्वाधिक होती है। तो इसलिए ये क्या है कि रासायनिक दृष्टि से क्या है, ये अत्यधिक सक्रिय है। अत्यधिक सक्रिय होने के कारण ही क्या होती है, जो भी वस्तुएं जो जलती हैं वो O2 की उपस्थिति में ही जलती हैं। दूसरा, जो ये वायुमंडल में जो है, वायुमंडल में जो इसका संतुलित कैसे हो पाती है O2, तो वायुमंडल में जो संतुलित होने का जो कारण है, वायुमंडल में O2 जो संतुलित जो होती है वो किस कारण होती है, संतुलित कैसे होती है, तो अगर मैं बात करूं तो उसमें से एक कारण है आपका प्रकाश संश्लेषण। कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। क्यों, इसमें जो आपकी जो है वो जो ग्रहण जो होती है, जो ग्रहण जो गैस होती है, जो या मैं कहूं कि अवशोषित जो गैस होती है वो होती है CO2 होती है। जबकि जो रिलीज जो गैस है
या जो उत्सर्जित जो गैस है वो गैस कौन सी होती है, वो होती है O2। तो प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया करते हैं पेड़ पौधे या जो भी जो समुद्री जैसे शैवाल वगैरह हैं, तो ये क्या करते हैं कि CO2 को तो ग्रहण कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और उसके स्थान पर किसको रिलीज करते हैं, O2 को रिलीज करते हैं। तो ये एक चक्कर बन जाता है। तो ये जो ऑक्सीजन जो साइकिल जो बनता है या ऑक्सीजन जो चक्कर बनता है, उसमें से एक कारण आपका कौन सा है, तो वो कौन सा है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। दूसरा अगर मैं यहां पे ये बात करूं, जो खनिज पदार्थों के अपघटन के कारण भी होता है, ये किसके कारण, अपघटन के कारण भी O2 का जो सर्कल है वो बना रहता है, ऑक्सीजन साइकिल जो है वो बना रहता है। किसके कारण, तो दो कारणों से वायुमंडल में ऑक्सीजन अपने आप में क्या होती रहती है, मेंटेन होती रहती है, संतुलित होती रहती है। ये तो उसमें से पहला कौन सा है, फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, या खनिज पदार्थों के अपघटन के कारण होती रहती है। तीसरे प्रकार की अगर मैं ये गैस की बात करूं, आपकी ऑर्गन है, कौन सी है, ऑर्गन। तीसरी, वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो गैस है वो कौन सी है, तीसरी सर्वाधिक मात्रा में, तीसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऑर्गन है, जिसको हमने कितना परसेंटेज पढ़ा था, 0.93%। कितनी है, 0.93%। दूसरी बात यह है कि ये एक अक्रिय गैस है, ये अक्रिय गैस है। ये क्या है, ये अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस। जरा गौर से देखिएगा, यहां पे पूछा जा रहा है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, यहां तक तो ठीक है, पाई जाने वाली अक्रिय गैस की बात कर रहा है, यहां पे सक्रिय गैस की बात नहीं कर रहा है। नाइट्रोजन जो है वो सक्रिय गैस है, लेकिन कैसी सक्रिय है, तो वो ध्यान रखना, वो कम सक्रिय गैस है। कैसी है वो, कम सक्रिय गैस है। ये कैसी है, अक्रिय गैस है। तो आपको यहां पे ध्यान रखना जरूरी है कि ये जो है ऑर्गन जो है वो वायुमंडल में सर्वाधिक तो पाई जाती है, लेकिन किस रूप में पाई जाती है, वो अक्रिय रूप में पाई जाती है। तो वायुमंडल की सर्वाधिक अक्रिय गैस कौन सी है, आपकी ऑर्गन है। कौन सी है, ऑर्गन गैस है, जो तीसरी सर्वाधिक गैस है। कौन सी है, तीसरी सर्वाधिक गैस है। अगर इसकी बात करूं कि ये है, ये बाहरी प्रवृत्ति की गैस है। कैसी प्रवृत्ति की गैस है, ये बाहरी प्रवृत्ति की गैस है, बाहरी प्रवृत्ति की गैस है। इसलिए ये कौन सी परत में पाई जाएगी, ये निचली परत में पाई जाती है। कहां पे, वायुमंडल की निचली परत है। निचली परत में इसकी उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये इसकी जो प्रवृत्ति है वो कैसी है, बाहरी है। जो बाहरी जो गैसें होंगी वायुमंडल में वो सबसे नीचे मिलेगी। जैसे कि CO2 सर्वाधिक जो है, सर्वाधिक भारी गैस है, तो इसलिए सबसे नीचे जो गैस वायुमंडल में की सबसे निचली परत में गैस पाई जाएगी वो कौन सी पाई जाएगी, CO2। फिर उसके बाद कौन सी पाई जाएगी, ऑर्गन। तो इसलिए बाहरी प्रवृत्ति की गैस होने के कारण वायुमंडल में ये कौन से परत में पाई जाती है, सबसे निचली परत में पाई जाती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगली जो गैस है जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्या है, हमारे लिए क्या है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसमें से जो गैस है वो देखते हैं कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 जिसको बोला जाता है CO2। इसकी अगर मैं बात करूं मात्रा में, तो हमने इसकी जो परसेंटेज में जो बात की थी वो कितनी आती है, 0.038%। कितनी आती है, 0.3
0.038% है। चौथी सर्वाधिक जो मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ये भी एक बाहरी प्रवृत्ति की गैस है, बाहरी प्रवृत्ति की गैस है। तो ये जो वायुमंडल की सबसे भारी गैसों में शामिल होती है, वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। क्या है? सबसे भारी गैस है ये। इसीलिए ये कौन सी परत में पाई जाएगी? तो ध्यान रखना, ये वायुमंडल की सबसे निचली परत में, निचली परत में पाई जाती है। कहां पे पाई जाती है? निचली परत में पाई जाती है। जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे निचली परत में इसकी उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी, सबसे भारी गैस होने के कारण। दूसरा, ये निचली परत में पाई जाती है, तो मैं ये कह सकता हूं इसको कि आपसे पूछा जाएगा कि धरातल के निकट, सरफेस के सबसे नजदीक जो गैस जो है वायुमंडल की, वो कौन सी है? या वायुमंडल में जो धरातल के सबसे नजदीक पाए जाने वाली गैस है वो कौन सी आपकी? तो वो CO2 है। धरातल के सबसे नजदीक पाई जाने वाली जो है वाली गैस है, वो कौन सी आपकी? CO2 है। कौन सी है? CO2 है वो। तो CO2 की जो है एक विशेषता कौन सी है? वायुमंडल में ये सबसे भारी प्रवृत्ति की गैस है। कौन सी है? सबसे भारी प्रवृत्ति की गैस है। अब अगर मैं ये देखूं कि तो जो हमारे लिए जो वायुमंडल जो है, वायुमंडल में इसका और क्या कारण है ना? क्या कारण है? इसका जो संकेंद्रण है, संकेंद्रण, ध्यान रखना, सांद्रण जो है इसका, या मैं ये आपसे सिंपल सा पूछे जाएगा कि इसका संकेंद्रण कहां पे मिलेगा? एक शब्द को देखोगे आप, शब्दों को देखते रहिएगा। संकेंद्रण, संकेंद्रण कहां पे पाया जाएगा इसका? CO2 का सर्वाधिक, तो वो आपके पास कहां पे पाया जाएगा? धरातल के निकट पाया जाएगा। कहां पे पाया जाएगा? धरातल के निकट। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रवृत्ति है, कैसी गैस है? एक बाहरी गैस है। तो बाहरी गैस होने के कारण इसका जो सर्वाधिक जो सांद्रण है, जो इसका संकेंद्रण है, तो संकेंद्रण कहां पे मिलेगा? वो कहां पे मिलेगा? धरातल के निकट मिलेगा। कहां पे मिलेगा? धरातल के निकट मिलेगा। आगे देखते हैं इसमें। तो हमने देखा कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, या फोटोसिंथेसिस की जो प्रक्रिया होती है, तो उसमें जो पेड़ पौधे हैं, वो अवशोषित गैस के रूप में जो प्रयोग करते हैं, वो CO2 को ही प्रयोग में लाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है वो कौन सी है आपकी? वो CO2 है। कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी को पेड़ पौधे, इसी के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है ना। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो गैस कौन सी आएगी आपकी? CO2 आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी। तीसरा, अगर आगे हम बात करें तो जो पार्थिव जो किरणें जो होती हैं, पार्थिव किरणों के लिए तो CO2 एक मतलब कि पारदर्शी होती है, लेकिन पार्थिव की जो किरणें होती हैं उनके लिए एक अवरोधक का कार्य करती है। तो सूर्य की जो आने वाली जो सीधी जो किरणें हैं, जैसे कि हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका जो धरातल है, ये आपका क्या है? ये आपका धरातल है, और ये आपका क्या है? वायुमंडल है। ये आपका जो सूर्य है, तो सूर्य से जो भी किरणें आएंगी, सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, और ये यहां से जैसे सरफेस से वापस जाती हैं, तो ये आपकी जो गैस है, ये किरणें हैं, इनको बोला जाता है पार्थिव किरणें। क्या बोला जाता है? पार्थिव किरणें। और इनको बोला जाता है सौर किरणें।
तो जैसे ये इस तरीके से जो आ रही है, तो यहाँ पर इनके लिए जो है सौर किरणों के लिए तो ये कैसी गैस है कि पारदर्शी गैस है, यानी कि सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको तो आने देते हैं, पारगम्य है उनके लिए, तो ये क्या है, पारगम्य है। लेकिन जो धरातल से वापस जो जाती हैं, जो किरणें जो जाती है, तो इनको बोला जाता है पार्थिव किरणें। और पार्थिव किरणों के लिए ये क्या होती है कि अपारदर्शी होती है। ये क्या होती है, अपारदर्शी होती है ये, यानी कि अवरोधक का कार्य करती है। ये किसके रूप में कार्य करती है, अवरोधक का कार्य करती है। इन पार्थिव किरणों को वायुमंडल से बाहर जाने नहीं देती है, इनको अवशोषित करके रखती है। ये क्या कर लेती है, इनको ये क्या कर लेती है, ये अवशोषित कर लेती है इनको। और जैसे ही ये अवशोषित करेगी, तो जो ये किरणें, पार्थिव किरणें जो होती हैं, इनके तापमान के कारण आसपास का जो तापमान है उसमें भी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि होने के कारण इसमें जो तापन जो है, तापन में बढ़ोतरी होती है। तो इसी से जो अवशोषित करने के कारण क्या होगा, तापन में क्या होगी, वृद्धि होगी। और तापन में वृद्धि होगी तो कौन सी, ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रक्रिया है उसमें क्या होगी, सहायक बन जाएगी। क्या बन जाएगी, ये ग्लोबल वार्मिंग की प्रक्रिया में क्या हो जाएगी, सहायक बन जाएगी। तो एक ये जो है, तो ध्यान रखना, ग्लोबल वार्मिंग का जो है को बढ़ाने में जो सहायक जो गैस है वो कौन सी है, CO2 है। दूसरी बात ध्यान रखना, जहां जहां CO2 जो रहेगी, जिस क्षेत्र में CO2 की जो मात्रा ज्यादा रहेगी, तो वहां पर तापमान के जो मात्रा है उसमें भी क्या रहेगी, बढ़ोतरी होती रहेगी। तो जैसे जैसे अगर हम देखेंगे कि वायुमंडल में CO2 का जो मात्रा है, CO2 की मात्रा बढ़ेगी। अगर हम यहाँ पे देखें कि जो CO2 है, CO2 में अगर वृद्धि हो रही है, तो ध्यान रखना ताप जो है, टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जहां जहां अगर CO2 जो है, CO2 में कमी होगी, तो ताप जो है, तापमान में भी क्या होगी, कमी देखने को आपको मिलेगी। तो मैं ये कहूँ कि जो CO2 जो है, CO2 और तापमान में जो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो तापमान है उसमें एक समानुपातिक संबंध पाया जाता है। क्यों, क्योंकि अगर CO2 की मात्रा, CO2 में वृद्धि हो रही है, तो साथ में तापमान में भी क्या देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। अगर CO2 में कमी हो रही है तो तापमान में भी क्या होगी, कमी देखने को मिलेगी। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग में, या ग्रीन हाउस गैस जो है, ये एक प्रकार से कैसी गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है। ये इसके प्रबंध के लिए तापमान के जो, पृथ्वी का जो तापमान जो एक निरंतर बढ़ता जा रहा है, संभावना है कि आने वाले जो समय है उसमें जो तापमान है वो तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। तो इसीलिए CO2 को कंट्रोल करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया, और उस सम्मेलन को बोला गया था क्योटो प्रोटोकॉल। क्या बोला गया था, CO2 को कंट्रोल करने के लिए, CO2 को संतुलित बनाए रखने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसका नाम है क्योटो प्रोटोकॉल। कौन सा है, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। ये कब आयोजित किया गया था, तो ये 1997 में आयोजित किया गया था। कहां पे आयोजित किया गया था, जापान में। कहां पे, जापान में आयोजित किया गया था। क्या किया गया था, जापान में आयोजित किया गया था। फिर इसी का दूसरा संशोधित जो रूप लेकर आए थे, यानी कि मैं ये कहूं कि जो पेरिस समझौता हुआ था या पेरिस सम्मेलन हुआ था 2015 में, तो उसी में क्योटो प्रोटोकॉल का जो है वो एक सक्रिय किया गया, और इसको CO2 को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था एक प्रकार से। तो इसका संशोधित जो रूप है, क्योटो प्रोटोकॉल का संशोधित जो रूप है, संशोधित रूप की अगर मैं बात करूं, तो वो कौन सा है आपका, पेरिस समझौता है। पेरिस समझौता है,
पेरिस समझौता जो 2015 में फ्रांस की जो राजधानी है पेरिस, उसमें आयोजित किया गया था। तो आपसे आरपीएससी किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना, किस प्रकार का, तो आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगा, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात है नहीं इसमें। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि CO2 जो गैस है से संबंधित वैश्विक प्रयास कौन से सम्मेलन में किया गया था, कौन से सम्मेलन में किया गया था, कौन से सम्मेलन में किया गया था, या मैं कहूं कि यहां पे अब रख दिया जाएगा कि CO2 गैस से संबंधित वैश्विक प्रयास पहली बार कौन से सम्मेलन के माध्यम से किया गया था। पहला सब सम्मेलन की बात करेगा तो उसमें जो आपका जो आंसर पहला आएगा या इस क्वेश्चन का आएगा कौन से सम्मेलन में प्रयास किया गया, तो वो सम्मेलन आपका कौन सा रहेगा, क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये सम्मेलन 1997 का है। दूसरा इससे जो संबंधित जो सम्मेलन है वो सम्मेलन आपका कौन सा है, पेरिस समझौता है। कौन सा है, पेरिस समझौता, या सम्मेलन बोल सकते हो आप इसको, पेरिस समझौता है। पेरिस सम्मेलन 2015 का है। तो ये आप ध्यान रखना, ये आपके दे दिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको दे दिया गया जैसे कि केवल एक सही है, इसको दे दिया गया एक और इसको दो दे दिया गया। कूट बना के भी इसको क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो ए ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि केवल एक। दूसरे जो ऑप्शन है बी ऑप्शन है उसमें दे दिया जाएगा केवल दो। तीसरा जो है उसमें दे दिया जाएगा 1 व 2। और तीस जो है आपका जो डी ऑप्शन दे दिया जाएगा न 1 और न 2। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है कूट बनाकर आप आरपीएससी आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखना इससे संबंधित जो सम्मेलन है, महत्वपूर्ण जो सम्मेलन, दो सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 का और पेरिस समझौता 2015 का है। क्योटो प्रोटोकॉल का आप संशोधित रूप बोल सकते हो पेरिस समझौते का 2015 को संशोधित रूप जो है, यानी कि अमेंडमेंट जो किया गया था इसमें, तो वो कौन से में किया गया था, पेरिस सम्मेलन में किया गया था। CO2 को नियंत्रित करने के लिए। नियंत्रित कैसे किया जाएगा, वे जो पदार्थ जो है, जो वस्तुएं जो जलाने के ऊपर के पश्चात जो CO2 जो उत्सर्जित करती है, तो उनका प्रयोग कम से कम किया जाए। और उन्हीं के लिए जो विकसित जो राष्ट्र है उनके लिए एक क्राइटेरिया बनाया जाएगा कि इस समय तक, इस साल तक के बीच में आपको CO2 में इतनी प्रतिशत की कमी करनी है। विकासशील जो देश है उनमें कोई एक लिमिट दे देगी 2030 तक इतने % कवर करनी है। और जो गरीब जो देश हैं उनको और भी समय दे दिया गया। तो सभी देशों के लिए एक क्राइटेरिया बनाया गया था CO2 को नियंत्रित करने के लिए। तो ये आपकी जो है CO2 है। अगली गैस अगर हम देखें महत्वपूर्ण की अगर हम बात करें तो वायुमंडल की जो है वो है आपकी O3 गैस है। कौन सी है, O3, जिसको बोला जाता है ओजोन। क्या बोला जाता है, ओजोन। ओजोन गैस जो है, ये जो ओजोन जो गैस है ये एक प्रकार से त्रिएटॉमिक जो है अणु है, ये है ना, ऑक्सीजन के, किसके, ऑक्सीजन के। इसका जो निर्माण की बात करेंगे तो आपका अगर ऑक्सीजन के 2 अणु है और उसमें एक अणु और ऑक्सीजन का आकर मिल जाएगा तो किसका निर्माण होगा, O3 का होगा। और O3 को हम क्या बोलेंगे, ओजोन बोलेंगे। यानी कि जो ओजोन जो ऑक्सीजन जो गैस है, ऑक्सीजन के 3 अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, O3 का निर्माण करते हैं, ओजोन का निर्माण करते हैं। ये वायुमंडल में एक परत के रूप में, एक लेयर के रूप में पाई जाती है। किसके रूप में पाई जाती है, एक लेयर के रूप में पाई जाती है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो जो वायुमंडल जो है ये आपका वायुमंडल है, ये परतों के रूप में है, स्ट्रक्चर परतों के रूप में डिवाइड है। तो ये आपका है क्षोभमंडल है
और ये आपका कौन सा है, समताप मंडल है ना। ये कौन सा है, समताप मंडल है, और ये आपका कौन सा है, क्षोभ मंडल है। तो ये आपके जो वायुमंडल है, वायुमंडल में किसके रूप में पाई जाती है, तो वायुमंडल में एक लेयर के रूप में पाई जाती है। ये लेयर के रूप में यानी कि परत के रूप में पाई जाती है। इसका अगर हम औसत सांद्रण देखेंगे, इसका औसत सांद्रण देखेंगे तो वायुमंडल में 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमें देखने को मिलेगी, है ना। इसका जो मतलब कि उपस्थित वायुमंडल में जो उपस्थित जो ओजोन है वो कितनी ऊंचाई से लेकर कितनी ऊंचाई तक जो पाई जाती है, तो वो 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे और भी अच्छी तरीके से अगर बताऊं तो एक लेयर के रूप में कहां से कहां तक मिलेगी, लेयर के रूप में जो मिलेगी तो ये आपकी जो मिलेगी ये 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक मिलेगी कि ऊंचाई तक आपको लेयर के रूप में मिलेगी। किसके रूप में मिलेगी, लेयर के रूप में। अगर मैं सर्वाधिक की बात करूं, सर्वाधिक सांद्रण जो पाया जाता है, इसका सर्वाधिक जो सांद्रण जो पाया जाता है तो वो आपका जो पाया जाएगा 20 से लेकर 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक सर्वाधिक सांद्रण। ये 3 प्रकार से ऊंचाइयों में आपको मिलेगी, ध्यान रखना। वायुमंडल में ओजोन जो गैस है उसकी उपस्थिति कहां से कहां तक है, तो आपके पास आएगा तो वायुमंडल में आपको 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर तक है। कहां तक, 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। ओजोन परत है उसकी ऊंचाई कहां से कहां तक है, तब आपको बताना है कि 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक है। कहां से कहां तक लेकर, 20 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक जो आपको जो ओजोन मिलेगी वो किसके रूप में मिलेगी, एक ध्यान रखना, लेयर के रूप में मिलेगी, परत के रूप में मिलेगी। तीसरी बात ये कहूं कि जो ओजोन जो थरी है, ओजोन जो है O3 जो गैस है उसका सर्वाधिक सांद्रण कहां पर मिलेगा, तो सर्वाधिक सांद्रण जो मिलेगा आपको, सांद्रण वो आपको मिलेगा वो 20 से लेकर 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक। 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाओगे तब इसका सांद्रण है, घनत्व है, वो कम होता हुआ चला जाएगा, है ना, 35 किलोमीटर तक। फिर उससे ऊपर अगर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाओगे तो आपको ये क्या मिलेगा, और भी विरल अवस्था में मिलेगा। तो इसीलिए इसकी अनुपस्थिति जो है अलग अलग जगहों पर अलग अलग है, लेकिन सर्वाधिक जो सांद्रण है, घनत्व है ना, तो वो कहां पे मिलेगा, 20 से लेकर 25 किलोमीटर तक। वैसे परत के रूप में कहां तक मिलेगी, तो परत के रूप में जो मिलेगी वो आपको कहां से कहां तक मिलेगी, 20 से लेकर 35 किलोमीटर तक मिलेगी। अब अगर मैं यहां पे ये बात करूं तो ये जो गैस है ये समताप मंडल में सर्वाधिक मिलेगी। कहां पर मिलेगी, सर्वाधिक कहां पे मिलेगी, समताप मंडल में। यहां पर ये जो आपकी जो गैस है ये कौन सी गैस है, ये लेयर है, ये एक लेयर के रूप में मिलेगी। लेयर की बात करूं तो लेयर कहां पे मिलेगा, लेयर आपकी मिलेगी 20 से 35 किलोमीटर तक, वो कहां पे मिलेगी, समताप मंडल में। कहां पर, समताप मंडल में। तो इसे समताप मंडलीय गैस भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, समताप मंडलीय गैस भी बोलते हैं। क्योंकि सर्वाधिक अगर हम देखें इसकी लेयर जो है, लेयर में 90% जो है, 90% जो आपकी जो O3 है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलेगी, समताप मंडल में। बाकी की जो 10% जो है O3 है, ओजोन जो है, वो कहां पे मिलेगी आपकी, वो आपकी मिलेगी क्षोभ मंडल में। कहां पर मिलेगी, क्षोभ मंडल में। अब ये जो है जहां पर देखेंगे कि सर्वाधिक जो है वो समताप मंडल में है, तो इसीलिए ये हमारे लिए, अगर समताप मंडल में ओजोन है तो ये हमारे लिए है लाभदायक है। अगर यही ओजोन जो है गैस अगर धरातल के निकट आ जाएगी, क्षोभ मंडल में आ जाएगी धरातल के निकट, तो ये हमारे लिए एक हानिकारक के रूप में सिद्ध होती है। ये तो ये हमारे लिए हानिकारक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो ओजोन जो गैस है, ओजोन गैस है उसकी उपस्थिति धरातल के निकट है, तो वह मानव के लिए क्या प्रभाव डालती है, तो वो ध्यान रखना, वो सांस लेने की जो बीमारी है, सांस लेने की जो बीमारी है वो इसी के कारण होती है, ओजोन के कारण ही।
आपने सर्दियों में देखा होगा कि जो हमारे जो गांव में जो बुजुर्ग जो लोग हैं, वो सर्दी आते ही उनमें सांस लेने की जो प्रॉब्लम है वो तेज हो जाती है। क्यों? धूम कोहरे के माध्यम से जो ओजोन जो गैस है वो अंदर जाती है, जो सांस लेने में एक अवरोधक के रूप में, रुकावट के रूप में कार्य करती है। तो ओजोन जो गैस है जब जब धरातल के निकट रहेगी तो वो हानिकारक रहेगी, और जब जब समतापमंडल में रहेगी तो हमारे लिए कैसी रहेगी? लाभदायक रहेगी। अब ये यहां पर लाभदायक क्यों रहेगी, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये जो ओजोन की जो लेयर है, ओजोन जो लेयर है समतापमंडल में जब रहेगी, ये समतापमंडल में लेयर के रूप में रहेगी, तो लेयर के रूप में रहेगी तो ये क्या करती है कि सूर्य से जो आने वाली है, या सूर्य जो किरण है, सूर्य जो किरण है उनमें से जो एक किरण आती है जिसका नाम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट, जिसको बोला जाता है पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। इनको क्या करती है, ये उनको अवशोषित कर लेती है। ये क्या करती है? इनको अवशोषित कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, अवशोषित करती है। क्या करती है? ये अवशोषित कर लेती है, और कुछ मात्रा में उसको क्या कर देती है? परावर्तित भी कर देती है। लेकिन सर्वाधिक ध्यान रखना, ये क्या करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके रखती है, जिससे क्या होता है कि सीधी डायरेक्टली वो पृथ्वी के ऊपर नहीं आ पाती है। तो ये जो त्वचा जो कैंसर है, या जो भी किसी भी प्रकार की जो कैंसर है, कैंसर होने से ये हमारे लिए एक कवच का कार्य करती हैं। तो मैं ये कहूं कि ये जो सुरक्षा कवच का संज्ञा दे सकते हैं हम इसको, इसका नाम दे सकते हैं कि ये हमारे लिए किसके रूप में है? एक सुरक्षा कवच है। ये क्या है? ये सुरक्षा कवच है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके रखती है। अब जहां पर अगर जो ये ओजोन जो गैस है ये अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करती है, तो उसके आसपास का जो तापमान है वो क्या हो जाता है? तापमान में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है। तो समतापमंडल में जैसे हम ओजोन लेयर है उसके पास जाएंगे तो अचानक से तापमान में वृद्धि हो जाती है। उसके पीछे रीजन भी क्या है? तापमान में, समतापमंडल में अचानक वृद्धि होने का कारण क्या है? वो यही है कि ओजोन जो गैस है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके रखती है, और जिससे आसपास का तापमान बढ़ जाता है। तो इसीलिए ध्यान रखना कि जो ये जो ओजोन जो है, ओजोन गैस जो परत है, ये एक पृथ्वी का एक सुरक्षा कवच है। पृथ्वी का क्या है? एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है ये। ठीक। तो अब समस्या ये आ रही है कि ओजोन जो गैस है, ओजोन जो गैस है, इसका जो मापन जो होता है, इसका जो मापन जो होता है ओजोन गैस का, वो होता है डॉप्सन इकाई में। किस में होता है? डॉप्सन इकाई में होता है। तो एक जीएमबी डॉप्सन नामक वैज्ञानिक हुआ, तो उसने ओजोन जो परत है उसकी मोटाई को मापा, जो आज तक जो चलता आ रहा है। तो डॉप्सन जो इकाई है ना, डॉप्सन इकाई, ये मापने की इकाई है। अब कई बार क्या होता है कि एक शब्द आपको बार बार देखने को मिलेगा कि ओजोन क्षरण क्या है? ओजोन क्षरण क्या है? या इसी को आपके पास शब्द घुमा के रख देगा कि ओजोन विनाश क्या है। ठीक है। तो ओजोन विनाश या ओजोन क्षरण का मतलब होता है कि जो हमारे जो ओजोन जो होती है वो O3 यानी कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनती है। किससे? ओजोन का जो निर्माण जो होता है वो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से होता है। और जैसे ही अगर हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर इसका विघटन होता है। किसका होता है? क्या होता है? विघटन होता है, यानी कि वियोजन होता है इसका। और वियोजन होने के कारण क्या होता है? या तो इसमें O3 है, इसमें एक अणु और जोड़ दूंगा मैं, तो ये टूट कर किस में हो जाएगा? O2 प्लस O2 में हो जाएगा, तो यानी कि ऑक्सीजन में तब्दील हो जाएगी। तो ओजोन की जो मात्रा है गैस की वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ओजोन की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी।
या फिर मैं ये कहूँ कि जो ओजोन जो 3 है उसमें से एक मैं O3 O की कण अणु है उसको कम कर दूंगा तो ये क्या बच जाएगा O2। तो भी इससे किसका निर्माण होगा? ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तो यानी कि ओजोन का टूटना या ओजोन की जो मात्रा है या ओजोन जो गैस है उसका पुनः ऑक्सीजन में बदलना ही क्या कहलाता है? ओजोन क्षरण कहलाता है, ओजोन का विनाश कहलाता है। तो ध्यान रखना, ओजोन गैस का ओजोन गैस का पुनः ऑक्सीजन में बदलना, ऑक्सीजन में क्या करना? बदलना क्या कहलाता है? आपको ध्यान रखना, ओजोन क्षरण कहलाता है, ओजोन का विनाश या ओजोन विनाश कहलाता है। अगर ऐसे ही होता रहा, अगर ऐसे ही ओजोन क्षरण होता रहा तो इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम देखते हैं कि मान लीजिए ये आपकी जो लेयर है, ये आपकी जो लेयर है ये इस तरीके से है, ये आपकी O3 लेयर है। ये क्या है? O3 लेयर है ये आपकी समताप मंडल में। अगर यहां पर ओजोन क्षरण हो रहा है, ओजोन क्षरण हो रहा है ना, ओजोन क्षरण हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या बन रही है? O2 का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? O2 का निर्माण हो रहा है। O2 का निर्माण हो रहा है। तो अब ये क्या होगी कि जो ये लेयर है, ये लेयर यहां से यहां तक रहेगी। फिर कहां से कहां तक रहेगी? इसकी जो मोटाई है वो यहां से लेकर यहां तक ही रहेगी। ठीक, यानी कि धीरे धीरे क्या हो जाएगी कि जो आपका जो है परत की जो मोटाई है, परत की मोटाई में कमी है ना, क्या होगी? परत की मोटाई में धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाएगा? कमी होना शुरू हो जाएगा। अब जब ये कमी शुरू हो जाएगा तब इसी को नाम दिया गया है ओजोन छिद्र। इसी को फिर क्या बोला गया है? ओजोन छिद्र। क्या नाम दिया गया है? ओजोन छिद्र या ओजोन होल का नाम दिया गया है। क्या नाम? तो आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन छिद्र क्या है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो लेयर है, लेयर के बीचों बीच कोई अगर होल हो गया है, ऐसा नहीं हुआ है, ये गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, ओजोन छिद्र का मतलब होता है कि जो ओजोन की जो परत है उसकी मोटाई में कमी आना, मोटाई में कमी आना ही क्या कहलाता है? ओजोन होल कहलाता है, ओजोन छिद्र कहलाता है। तो ये जो ओजोन जो छिद्र है इसकी खोज सबसे पहले 1984 में की गई। कब की गई? 1984 में। कहां पर देखने को मिली? तो ये आपको देखने को मिली सर्वाधिक तो अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहां पे? अंटार्कटिका महाद्वीप में ये ओजोन छिद्र की खोज सबसे पहले की गई थी। सबसे ज्यादा जो ओजोन क्षरण जो हो रहा है, या मैं ये कहूं कि जो ओजोन छिद्र का जो सबसे मोटा ओजोन छिद्र कहां पे है? तो वो कहां पे है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। कहां पे है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। ओजोन छिद्र क्यों होता है? क्योंकि ओजोन क्षरण होने के कारण। किसके कारण? ओजोन क्षरण होने के कारण। और ओजोन क्षरण जो है वो कैसे होता होगा? तो O3 है, O3 का किस में होगा? पुनः ऑक्सीजन में बदलना, है ना, ऑक्सीजन में बदलना। अब ऑक्सीजन में पुनः बदलेगा, इसके पीछे क्या है कि जो जैसे कि जो हमारे जो जेट हैं, एयर जेट हैं, वायुयान हैं, ये क्या करते हैं कि ये जैसे ही उड़ान भरते हैं तो ये एक नाइट्रिस गैस को क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। और नाइट्रिस जो गैस है वो क्या करती है? ओजोन O3 के साथ प्रतिक्रिया करती है और इसको क्या कर देती है? अणुओं में तोड़ देती है। और जैसे ही अलग अलग अणुओं में तोड़ेगी तो ये क्या होगा? 3 अणुओं में क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। किसमें? 3 अणुओं में। तो 2 अणु इसमें क्या मिलकर रह जाएंगे आपके? तो ध्यान रखना, 2 अणु मिलकर रह जाएंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। ठीक है। तो इसके पीछे जैसे कि हम जो रेफ्रिजरेटर हैं,
जो हमारे जो फ्रिज हैं, एसी हैं, इनके द्वारा जो गैसें जो छोड़ी जाती हैं वो गैसें क्या करती हैं, वायुमंडल में ऊपर जाती हैं, और वायुमंडल में ऊपर जाने के बाद वो कहां पर पहुंचती हैं, समताप मंडल में, और ओजोन के निचले जो भाग है, निचले भाग में जाकर वो क्या हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, और इकट्ठा होने के कारण धीरे धीरे क्या करती हैं, वो इसकी मोटाई को क्या कर देती है, कमी कर देती है। तो अगर इसकी मोटाई अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि वो किस प्रकार से दिखाई देगा, ऐसा नहीं कि छिद्र के रूप में दिखाई देगा। तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप में यहाँ पर इतनी मोटाई में है, और फिर धीरे धीरे क्या हो गई, यहाँ पे इतनी मोटाई में रह गई है ना। तो यानी कि सबसे कम मोटाई में, यानी कि मोटाई में सबसे ज्यादा जो कमी देखने को मिली है वो अंटार्कटिका महाद्वीप में देखने को मिली है। इसीलिए अंटार्कटिका महाद्वीप में जो ओजोन जो छिद्र है उसी को बोला गया है कि ओजोन में सबसे बड़ा छिद्र, ओजोन छिद्र कहाँ पे है, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है। कहाँ पे, अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर है। ठीक है, दूसरी बात अगर मैं कहूं आगे कि O3 जो है वो ध्यान रखना है कि ग्रीन हाउस गैस है। कैसी है, ग्रीन हाउस गैस है। क्यों, मैंने अभी बताया था कि जो ये तापमान बढ़ाने में सहायक होती है। क्या होती है, तापमान में बढ़ाने में सहायक होती है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट जो किरणें जो होती हैं उनको क्या करती है, अवशोषित करती है। क्या करती है, अवशोषित करती है। अगर यही ध्यान रखना, यही अगर धरातल के निकट रहेगी, धरातल के निकट रहेगी, धरातल के निकट रहेगी, तो क्या रहेगा, धरातल के निकट का जो तापमान है, तापमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है, तापमान में वृद्धि होना, तापमान में वृद्धि होना। ठीक है, और तापमान में वृद्धि जो करने वाली जो गैसें हैं वो उन्हीं गैसों को बोला जाता है ग्रीन हाउस गैसें। जो गैसें तापमान में बढ़ोतरी करती हैं, और बढ़ोतरी कैसे करेंगी, तभी कर पाएंगी जब गैसें तापमान को, सूर्य की जो किरणें हैं उनको अवशोषित करके रखेंगी, अवशोषित करेंगी, तभी धीरे धीरे उसके आसपास का तापमान है, टेम्परेचर है, वो बढ़ता चला जाएगा। तो इसीलिए ओजोन जो ओजोन गैस है, O3 जो गैस है वो ग्रीन हाउस गैस है, ग्लोबल वार्मिंग में सहायक है। ये किसमें, ग्लोबल वार्मिंग में सहायक है। ठीक, तो इसके आगे अगर हम आगे की बात करें, ओजोन के बाद की बात करें, तो उसमें जो दूसरा जो तत्व है वायुमंडल के संगठन में, उनमें उनसे की चर्चा करने से पहले मैं बता देता हूं कि इसमें से जो रेडॉन जो गैस है, कौन सी, रेडॉन जो गैस है वो वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। क्या नहीं है, वायुमंडल में, वायुमंडल में उपस्थित गैस नहीं है, ध्यान रखना, उपस्थित नहीं है। ये एक अक्रिय गैस है। ये कैसी गैस है, एक अक्रिय गैस है, ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। मैं पहले ही अक्रिय गैसों का वर्णन हम पीछे कर चुके हैं, तो उनको आप ध्यान रखना, एक नजर उनके ऊपर फिर से दोबारा से नजर रखना है उनके ऊपर। तो आगे चलते हैं, हमें दूसरा जो तत्व है वो कौन सा है आपका, जल वाष्प। जल वाष्प यानी कि वाटर वेपर, है ना। तो जल वाष्प जो है उसको अगर हम देखें तो ये है तो पानी का ही रूप है, ये पानी का ही रूप है, लेकिन इसको एक गैसीय के रूप में पढ़ा जाता है ना। पानी का गैसीय रूप, गैसीय रूप में पढ़ा जाता है, गैसीय रूप में इसको पढ़ा जाता है। रूप में माना जाता है इसको, ठीक है, इसके रूप में, गैसीय रूप में। क्योंकि एक जिस प्रकार से गैसें वायुमंडल में कार्य करती हैं, उसी प्रकार जो जल वाष्प है उसका भी वायुमंडल में काम अपना तरीके से काम करता है का। तो इसीलिए इसको पानी का जो गैसीय रूप के रूप में जल वाष्प को पढ़ा जाता है, वाटर वेपर को पढ़ा जाता है। ये भी बताया था कि ये एक परिवर्तनशील गैस है, ये है ना, परिवर्तनशील में शामिल किया गया है, परिवर्तनशील,
ठीक है, क्योंकि कभी इसकी वायुमंडल में इसकी जो मात्रा है कभी बढ़ती है तो कभी घटती रहती है, और इसकी जो उपस्थिति जो होती है वायुमंडल में, तो वो उपस्थिति जो होती है वो 0% से लेकर कहाँ कितने प्रतिशत तक पाया जाता है, 4% तक। अगर मैं ये बात करूं कि वायुमंडल में अधिकतम जो है जलवाष्प की मात्रा कितने परसेंट हो सकती है, तो वो 4% हो सकती है, और जो न्यूनतम जो होती है हो सकती है मात्रा वायुमंडल में, वो कितनी हो सकती है, वो 0% हो सकती है। तो जहां पर आर्द्रता ज्यादा होगी, वर्षा वाला, जहां पर वर्षा वाला स्थान अधिक होगा, तो वहां पर जल वाष्प की मात्रा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। अगर जहां पर शुष्क क्षेत्र रहेगा या शुष्क शीत क्षेत्र रहेगा या मरुस्थलीय क्षेत्र रहेगा, तो वहां पर वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा वो 1% से भी कम रहेगी। क्या रहेगी, 1% से भी कम रहेगी। तो वायुमंडल में जल वाष्प की अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है, वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा की अधिकतम मात्रा की अगर मैं बात करूं, अधिकतम मात्रा कितनी हो सकती है, तो वो आपको 4% तक हो सकती है। केवल कितनी हो सकती है, 4% तक हो सकती है। ये कहां पर मिलेगी, तो ये जो आपको देखने को जो मिलेगा, तो ये आपका जो है भूमध्य रेखा के पास जो अधिक मिलेगा। कहां पे, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के पास, क्षेत्रों में, या जहां पर अत्यधिक वर्षा होती होगी, वर्षा वाले स्थानों के ऊपर भी आपको ये क्या मिलेगी, आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक, दूसरा अगर मैं ये कहूं कि उपोषण वाले जो क्षेत्र हैं, उपोषण जो क्षेत्र हैं, उपोषण क्षेत्रों में भी आपको ये क्या मिलेगी, उपोषण कटिबंधीय जो क्षेत्र हैं, उपोषण जो क्षेत्र हैं उनमें भी आपको, या आपको भूमध्य रेखा न देकर आपको क्या दिया जाएगा, उष्ण जो क्षेत्र हैं उनमें भी, उस क्षेत्र में भी क्या जो वायुमंडल है उसमें जो आपकी जल वाष्प की मात्रा कितनी मिल सकती है, अधिकतम 4% मिल सकती है। अगर वायुमंडल में अगर मैं कहूं कि न्यूनतम, न्यूनतम कहां पे पाई जाती है, न्यूनतम मात्रा में, तो वो आपको कहां पे मिलेगी, वो शुष्क शीत क्षेत्रों में। कहां पर, शुष्क शीत क्षेत्रों में। और दूसरा आपको अगर मैं बात कहूं कि जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र जो है वहां पर, तो वहां पर 1% से भी कम मिलेगी आपको। कितनी मिलेगी, 1% से भी कम जल वाष्प की मात्रा वायुमंडल में वहां पर मिलेगी। अगर मैं ये बात करूं तो वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा घटती बढ़ती रहती है। क्या होती रहती है, घटती बढ़ती रहती है। और जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ जाएंगे, तो ध्यान रखना, ऊंचाई के साथ जाएंगे, जैसे जैसे अगर ऊंचाई बढ़ेगी, ऊंचाई अगर बढ़ेगी, ऊंचाई में वृद्धि होगी, जैसे जैसे धरातल से हम ऊंचाई के साथ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, तो ध्यान रखना जल वाष्प की जो मात्रा है वो क्या रहेगी, उसमें ध्यान रखना वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती रहेगी। क्या रहेगी, घटती रहेगी। ठीक, दूसरी बात, अगर मैं भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाऊंगा, किधर जाऊंगा, ध्रुवों की तरफ जाऊंगा, तो ध्यान रखना ध्रुवों की तरफ जाने पर, ध्यान रखना ध्रुवों की तरफ जाने पर इसकी जो मात्रा है जल वाष्प की मात्रा, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, घटती चली जाएगी। कैसे होती चली जाएगी, घटती हुई चली जाएगी। तो आपको ये स्टेटमेंट के रूप में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्या करना है, तो ध्यान रखना इनको। तीसरी इसकी नेक्स्ट अगर हम विशेषता करें, बात देखें, तो ध्यान रखना इसी के कारण जल वाष्प जो है, जल वाष्प के कारण ही ध्यान रखना संघनन की प्रक्रिया होती है, संघनन की, और इसी के कारण वर्षण की प्रक्रिया होती है। किसकी होती है, वर्षण की प्रक्रिया होती है। इसी के कारण संघनन की प्रक्रिया के से लेकर और वर्षण की जो प्रक्रिया होती है, इनके बीच में जो बादल जो बनते हैं,
तो बादल भी किन के कारण बनते हैं? इन्हीं के कारण बनते हैं, जलवाष्प के कारण ही बनते हैं, क्योंकि ये बूंद बूंद के रूप में इकट्ठा होते हैं, एक बड़ी बूंद बनते हैं, फिर एक बड़ा बादल बनते हैं, फिर वही बादल का जो पानी इकट्ठा होता है वही वर्षण के रूप में, वर्षा के रूप में नीचे आता है। तो संघनन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वर्षण के लिए आपके लिए क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, आगे अगर हम देखें इसके बाद, तो जो आपका जो जलवाष्प है, वाटर वेपोर है ना, इसका सर्वाधिक जो भाग है, सर्वाधिक 90% जो जलवाष्प है वो 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलेगा। कहाँ तक? 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक। बाकी का जो 10% है वो कहाँ पर मिलेगा? ध्यान रखना, वो 5 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद मिलेगा, कि ऊंचाई के बाद मिलेगा आपको। तो मैं ये कहूँ कि सर्वाधिक जलवाष्प की जो मात्रा है वो कितने ऊंचाई तक मिलेगा वायुमंडल में? तो वो केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक। कितना प्रतिशत जलवाष्प मिलेगा? 90%। वायुमंडल का 90% जो जलवाष्प है उसकी मात्रा है वो 90%, वो केवल 5 किलोमीटर की ऊंचाई तक देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर मैं तीसरा जो एलिमेंट की बात करूं, तत्व की बात करूं वायुमंडल के निर्माण में, संगठन का जो तीसरा तत्व है वो कौन सा है? धूल कण है। कौन सा है? धूल कण है, या इसको बोलते हैं एरोसोल बोलते हैं, एरोसोल बोलते हैं। ये एरोसोल वास्तव में होते क्या हैं? तो जो एरोसोल जो होते हैं वो ध्यान रखना, वो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, है ना, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर। अगर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे कंकड़, जिनका आकार कितना होना चाहिए? 1 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक का जो आकार वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एरोसोल कहलाते हैं। ये इतने हल्के होते हैं कि ये वायुमंडल में क्या होते रहते हैं? तैरते रहते हैं। क्या होते हैं? तैरते रहते हैं, वायुमंडल में तैरते रहते हैं ये, ठीक है। और ये आर्द्रता ग्राही के नाभिक होते हैं, आर्द्रता ग्राही के नाभिक होते हैं। ये क्या होते हैं? नाभिक होते हैं, है ना। जैसे कि वायुमंडल में ये छोटे छोटे है ना, ये छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर है, तो ये तैरते रहते हैं। अब इनके चारों तरफ पृष्ठीय तनाव के कारण जो जलवाष्प की जो मात्रा है, जलवाष्प है वो इसके पृष्ठीय कणों के चारों तरफ पृष्ठीय तनाव के कारण इसके चारों तरफ चिपके हुए रहते हैं। तो ये क्या करते हैं कि जलवाष्प जो वायुमंडल जो आर्द्रता जो होती है, नमी होती है, उसको सोख लेते हैं, सोख कर रखते हैं, और धीरे धीरे फिर इन्हीं के कारण क्या होता है? बादलों का निर्माण होता है, संघनन होना शुरू होता है, फिर बादलों का निर्माण होता है, फिर वर्षण होती है। तो कहीं ना कहीं ये संघनन की प्रक्रिया में अपना योगदान देते हैं, वर्षण की प्रक्रिया में ये योगदान देते हैं। तो वायुमंडल में जो जलवाष्प जो मिलता है वो एरोसोल के कारण ही मिलता है। किसके कारण? एरोसोल के कारण ही मिलता है। आगे अगर मैं ये बात करूं कि तो ये वायुमंडल में कहाँ की किस कारण मिलते हैं? वायुमंडल में इनकी जो उपस्थिति जो होती है वो 2 कारणों से होती है। एक तो प्राकृतिक कारणों से। किसके कारण? एक प्राकृतिक कारणों से, ठीक है, एक प्राकृतिक कारणों से, दूसरा मानवीय कारणों से, तो प्राकृतिक कारण जैसे कि ज्वालामुखी हो गया, है ना, वोल्केनो का उद्भेदन हुआ, ज्वालामुखी फूट गया, तो उस ज्वालामुखी फूटने से उसमें से राख है, कंकड़ पत्थर है, छोटे छोटे, है ना, वो क्या होते हैं? वायुमंडल में पहुंच जाते हैं, ठीक है, वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। तो ऐसे अगर जो प्राकृतिक कारण से एरोसोल का निर्माण या धूल कणों का निर्माण होगा तो उसको प्रकृति अपने आप में समायोजित कर लेती है। लेकिन मानवीय जो कारणों में अगर हम बात करें, जैसे कि दहन के कारण, है ना, दहन के कारण या प्लास्टिक के कारण जो कण जो होते हैं उत्पन्न जो होते हैं, तो ये जो है ना, ये अत्यधिक हानिकारक होते हैं। किसकी अपेक्षा? जो प्राकृतिक कारणों के कारण जो धूल कण है वायुमंडल में पहुंचते हैं। तो
इसीलिए ये हमारे लिए एक चिंताजनक है। ये इसलिए क्या है कि ये हमारे लिए क्या है कि चिंताजनक कारण बनता है अधिक उपस्थिति होना। तो तीसरा जो कारण, जो एलिमेंट था संगठन का, वो कौन सा था? धूल कण था, है ना, धूल कण था। ये वास्तव में होते क्या है? तो ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि एरोसोल क्या है, धूल कण क्या है वायुमंडल में, तो ये निलंबित, तो ये क्या है कि निलंबित कणकीय पदार्थ है। क्या है? कणकीय पदार्थ है ये, निलंबित कणकीय पदार्थ है ये। ठीक है, क्या है? कणकीय पदार्थ हैं जो प्रकृति के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं, निलंबित कर दिए जाते हैं, उनको बोला गया है एरोसोल, धूल कण बोला गया है। तो आज की जो है क्लास है, ये हमने देखा कि इसमें कंपोजिशन है, तो ये हमारे हो गए इसमें से। ऐसे ही आपकी जो सीरीज है, ये सीरीज एक कंटिन्यू चलेगी आपकी 25 अक्टूबर से जीएस प्लेनेट के ऊपर। तो जल्दी से जल्दी इस सेशन में आपको शामिल होना है, जो आपके लिए केवल और केवल 2500 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें आपको लाइव क्लास के साथ साथ पीडीएफ के रूप में आपको नोट्स भी, हैंड रिटन नोट्स भी क्या करवा जाएंगे, प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और 3 महीने के अंदर सिलेबस होने के बाद डेली आपका सॉल्यूशन भी दिया जाएगा, एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे। तो मिलते हैं नए इस सेशन की अगली कड़ी में। जय हिंद, जय भारत।